हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल स्टडी विद श्वेता पे। और मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी हेल्थ का, अपनी पढ़ाई का एंड स्पेशली अपनी वेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, सो बात करें इस वीडियो की, तो मेरे बहुत ही लॉयल और पुराने सब्सक्राइबर हैं अंशुल भाई। उन्होंने मुझसे इतनी बार कहा कि दीदी अ, जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी है उस पर आप वीडियो बनाइए, क्योंकि मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर कराई थी। उस समय पे हो गया 3 महीने, तब से वो मुझसे कह रहे थे। तब मेरे पास फ़ोन सही नहीं था, मेरा फ़ोन सही आ गया, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं उसको बनाती हूँ वीडियो, अपलोड करती हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्चुअली मैंने अभी 15 मिनट का वीडियो उसका रिकॉर्ड किया, और जिस एप्लीकेशन से मैं रिकॉर्ड कर रही थी, एडोबी की है, वो इतना प्रॉब्लम हुआ मुझे, इतना प्रॉब्लम हुआ कि मैं लगभग 25 मिनट में लगभग मैंने 12-15 एप्लीकेशंस डाउनलोड, इंस्टॉल, अनइंस्टॉल की, ये देखने के लिए कि किस एप्लीकेशन से मैं वीडियो बनाऊं पीडीएफ लिख के, तो मेरा वीडियो सही बने। और अब मैं फाइनली 15 मिनट की वीडियो फिर से डिलीट करूंगी, और मैं नए सिरे से अब जा रही हूँ, वीडियो फिर से बनाऊंगी। और आई थिंक अभी कितना टाइम हो रहा है, एक सेकंड, हाँ अभी 11:15 हो रहे हैं रात के। ठीक है, और मुझे लगता है वीडियो बना के एडिट करके अपलोड करने में मुझे अप्रॉक्स 1-1:30 एक तो बज ही जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मिलते हैं कल सुबह। कल हम लोग जो लिटरेचर की हमारी सीरीज चल रही है, उसमें हम लोग चौसर को 10 बजे तक का मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, चौसर, और फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो आप बिना बकबक किए, बकवास किए, टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो जो क्लास 7th की हमारी ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक है, वो उसका नाम है अवर इन्वायरमेंट इंग्लिश में, और हिंदी में आप जब इसको देखेंगे तो इसका नाम आएगा पर्यावरण। तो इस पूरी बुक में जो पर्यावरण के मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स जो होते हैं, इन्हीं के बारे में पूरी बात की जाएगी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, और फिर आगे के चैप्टर्स में उन्हीं कंपोनेंट्स को लेकर सारे चैप्टर्स बनाए जाएंगे, और उन कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है, डिफाइन या एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक, सो मूव करते हैं इसके इंडेक्स पे कि कितने चैप्टर्स हैं इस पूरी बुक में। तो इस बुक में 9 चैप्टर हैं टोटल। ठीक, 9 चैप्टर है, और आज की इस वीडियो में हमने बताया जैसे स्टार्टिंग में कि हम 3 वीडियोस में इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के पहले वीडियो में हम फर्स्ट 4 चैप्टर जो स्टार्टिंग के हैं इनको देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्या कहते हैं 5 एंड 6 चैप्टर जो नंबर है ये देखेंगे, क्योंकि 6 वाला चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, तो मेरे अकॉर्डिंग उसको 2 चैप्टर में रखें तो बेटर रहेगा। फिर फिर लास्ट वीडियो में हम 7, 8, 9 चैप्टर रखेंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा नहीं है। और या फिर आज अगर ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो चैप्टर 4 जो है आधा आज करेंगे, और आधा नेक्स्ट वीडियो में जो कल आएगा उसमें करते हैं। ठीक, कल या परसों में। सो अब फर्स्ट चैप्टर की ओर हम मूव करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का ये पहला पेज रहेगा, इन्वायरमेंट। तो इस पेज पे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इस पेज पे बेसिकली इन्होंने बताया है कि हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें दिखती हैं, चाहे वो छोटा सा तिनका हो, चाहे वो बड़ा सा पहाड़ हो, चाहे बड़ी सी बिल्डिंग हो, ठीक है, और या छोटी सी झोपड़ी हो, ठीक, ये जो भी सारी चीज़ें हमारे 5 सेंसेस से हम लोग महसूस करते हैं या देखते हैं अपने अगल बगल में, वो सब कुछ ही इन्वायरमेंट है। यानी हमारे आसपास हमारी जितनी भी सराउंडिंग होती है वही इन्वायरमेंट होती है। और दूसरी चीज़ उन्होंने इन्वायरमेंट के बारे में बताई कि ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता है? ये चेंज होता है ह्यूमन की नीड्स की वजह से। ठीक है, आप जानते होंगे कि ह्यूमन जो होते हैं वो ओनली क्रिएचर हैं जो क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। इसी वजह से आपको पता होगा कि आजकल इतनी समस्या आ रही है अर्थ पे। ठीक, सो बताया गया है कि इन्वायरमेंट हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होता रहता है। चेंज नहीं होता, चेंज करते रहते हैं। फिर बताया कि इन्वायरमेंट के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है नेचुरल। ठीक है, नेचुरल में फिर 4 पार्ट आते हैं। पहला होता है लिथोस्फेयर यानी लैंड, फिर दूसरा होता है हाइड्रोस्फेयर यानी एयर, फिर तीसरा होता है वाटर यानी हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं। सॉरी, वाटर यानी हाइड्रोस्फेयर, एयर यानी एटमॉस्फेयर। ठीक, ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेजर। फिर जब जहाँ पे ये तीनों कंपोनेंट्स यानी लॉ, ठीक है, LAW लॉ, लैंड एयर वाटर, जब तीनों कंपोनेंट्स जाके मिलते हैं तो वहां पे बायोस्फीयर बनता है। अब आप जानते होंगे बायोस्फीयर में जो बायोस होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ही होता है लाइफ। यानी जहाँ पे LAW लॉ मिलेगा वहां पे बायोस्फीयर बनेगा, और वहीं पे लाइफ हमारी पॉसिबल होगी। तो इन्होंने चारों चीजों को रख के बताया है कि ये नेचुरल कंपोनेंट्स होते हैं LAW+B। ठीक, लैंड, एयर, वाटर
बायोस्फीयर। ये 4 हमारे हो गए नेचुरल कंपोनेंट्स। ओके, अब हम बात करते हैं ह्यूमन। ह्यूमन भी कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का, ठीक है। और ह्यूमन जो भी सारी चीजें करते हैं, जो भी चीजें उनसे जुड़ी होती हैं, वो भी क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट का कंपोनेंट होती हैं। और जो ह्यूमन मेड चीजें होती हैं, ह्यूमंस जो बनाते हैं, वो भी इन्वायरमेंट का कंपोनेंट्स होती हैं। यानी मेजर इन्वायरमेंट के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है ह्यूमन खुद, और तीसरा होता है ह्यूमन मेड चीजें, ठीक। और नेचुरल में 4 चीजें आती हैं, लैंड, एयर, वाटर और बायोस्फीयर। जहाँ पे लैंड, एयर, वाटर तीनों चीजें मिलती हैं, वहां पे ही बायोस्फीयर यानी बायोस जो होती है लाइफ, वो पॉसिबल होती है। आप देखिए, आप समंदर में चले जाएं जहाँ पे सिर्फ वाटर वाटर है, नहीं रह सकते। आप क्या कहते हैं कि आसमान में चले जाएं जहाँ पे लैंड नहीं है, वाटर नहीं है, वहां भी आप नहीं रह सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सरवाइव करना है इस अर्थ पे, तो ये तीनों चीजें एक जगह पे आपको मिलनी ही मिलनी चाहिए, ठीक। आगे मूव करते हैं। फिर इन्होंने जो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं, उनको लाइफ के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला है बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक में भी बायो है, यानी बायोस यानी लाइफ, यानी जिन चीजों में जो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं, जिनमें लाइफ है, लाइक प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम की जो चीजें होती हैं, वो बायोटिक कंपोनेंट होती हैं। दूसरी होती है एबायोटिक कंपोनेंट, यानी जो नॉन लिविंग चीज होती हैं, जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, एयर हो गया, लैंड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है। और जितनी भी सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं, प्लांट एंड एनिमल्स को छोड़ के, वो सब ही एबायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसा मैंने बताया था कि एनसीईआरटीज जो पहले स्टार्टिंग में बता देते हैं, फिर उसी को आगे वो लोग डिफाइन करते चलते हैं। सॉरी, अब इन्होंने बताया है कि लिथोस्फीयर क्या होता है। तो इन्होंने बताया अर्थ का जो टॉप मोस्ट लेयर होता है, सॉलिड वाला, ठीक है, पतला सा जो अर्थ का टॉप मोस्ट लेयर होगा, उसको हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। और इसी क्रस्ट को ही लिथोस्फीयर कह सकते हैं। आप क्रस्ट को हो या लिथोस्फीयर, जैसे आपने पढ़ा हुआ कि अर्थ के 3 पार्ट्स होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। कोर होता है, मेंटल होता है और क्रस्ट होता है, ठीक। तो जो क्रस्ट होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, वो उसकी जो पतली सी लेयर होती है, जो रॉक और मिनरल से बनी होती है और थिन लेयर ऑफ सॉइल से वो कवर अप होती है, उसी को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। अब लिथोस्फीयर से हमें क्या क्या मिलता है? लिथोस्फीयर से हमें फॉरेस्ट मिलते हैं, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग मिलता है, एग्रीकल्चर के लिए मिलता है, ह्यूमन सेटलमेंट यानी इंसानी बस्तियां, जैसे जो कॉलोनी घर आप लोग बनाते हैं, उसको हम लोग ह्यूमन सेटलमेंट पढ़ते कहते हैं। ये शायद क्लास 8 में आपको सेटलमेंट्स के बारे में और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, ठीक। और यहाँ पे हमें मिनरल्स मिलते हैं क्रस्ट से ही। ये सारी चीजें इन्होंने बताया कि लिथोस्फीयर से हमें क्या क्या मिलता है, लिथोस्फीयर एक्चुअली में होता क्या है। आगे मूव करते हैं। इन्होंने बताया एटमॉस्फेयर क्या होता है। इन्होंने बताया अर्थ के चारों तरफ एक पतली सी लेयर की ब्लैंकेट टाइप का होता है, झिल्ली टाइप की होती है, इसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। ये अलग अलग गैसेस से मिलकर बना होता है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ से हमारे चिपका रहता है और हमको सन की जो यूवी रेस होती हैं हार्मफुल, उनसे हमें बचाता है, ठीक है, और हीट से बचाता है। फिर बताया कि बायोस्फीयर क्या होता है, ठीक। बायोस्फीयर जैसे मैंने बताया, प्लांट एंड एनिमल किंगडम मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं, क्योंकि इन्हीं में लाइफ होती है, बाकी सब में लाइफ नहीं होती, तो यही बायोस्फीयर बनाएंगे। और बायोस्फीयर अभी वो भी बताया कि कहाँ, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होगी वहीं पे प्लांट एंड एनिमल पाए जाएंगे और उसी को हम बायोस्फीयर कहेंगे। अब बताते हैं इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक। तो इकोसिस्टम इन्होंने बताया कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, ठीक। वो इंटरेक्शन करेंगे और उसी इंटरेक्शन से हमारा इकोसिस्टम बनता है, ठीक। मान लीजिए आप हैं, मैं हूँ, कोई जानवर है, कोई प्लांट्स हैं, तो हम लोग आपस में किसी ना किसी बेस पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। कोई भी अर्थ पे आप कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली। तो इंडिपेंडेंसी जैसे ये सारी चीजें तो अलग हो जाती हैं, ये तो सोसाइटी की बनाई हुई चीजें हैं, बट बात चल रही है नेचर की बनाई चीजों की। तो आप कोई भी हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी चीज हो जो इस अर्थ पे है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। तो उसी को बताया, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका आपस में इंटरडिपेंडेंसी, कि वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, मटेरियल ट्रांसफर करते हैं, एक दूसरे को केमिकली और फिजिकली प्रभावित करते हैं, इन सारी चीजों की वजह से जो एक सिस्टम फॉर्म होता है, उसको ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। आगे मूव करते हैं। ओके, सो इस पेज पे कुछ नहीं था, ठीक। फिर यहाँ पे बताया गया कि 5 जून को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर साल सेलिब्रेट करते हैं, सबको पता है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। फिर वही बात है कि रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म्स एन इकोसिस्टम, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बीच में
और वो जो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, वो सारा ही सब कुछ इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, सॉरी। अब इस चैप्टर से कोई खास क्वेश्चन नहीं थे, आप लोग इन क्वेश्चंस को एक बार देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ऐसे ये प्रीवियस के बैक में दिए होते हैं ना, ये क्वेश्चन ये कभी कभी डायरेक्ट भी टीआरई में पूछे गए हैं। और अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ, तो सीधे सीधे क्वेश्चन से एनसीईआरटी में बीच में कोई फैक्ट दिया गया है ना हाईलाइटेड करके थोड़ा सा, तो डायरेक्ट सेम फैक्ट पूछा गया है टीआरई में। अब आगे मूव करते हैं, तो अब हम पहुंचते हैं सेकंड चैप्टर पे अपने, जिसका नाम है इनसाइड अर्थ, यानी हमारी अर्थ के अंदर क्या चीजें हैं। तो एक डू यू नो है, आप इसको देख सकते हैं कि जो डीपेस्ट माइन है अर्थ पे वो साउथ अफ्रीका में है, जो कि 4 किलोमीटर अंदर तक है, और वो क्या कहते हैं तेल को मतलब खोजबीन करने के लिए निकाली गई थी। ठीक है, अब ये एक चीज और फन फैक्ट है कि अगर आपको पृथ्वी के एकदम बीच में पहुंचना है, ठीक है, तो आपको ओशियन फ्लोर पे जाना होगा, यानी समुद्र तल पे जाना होगा। वहां से 6000 किलोमीटर का एक आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा, तब आप पृथ्वी के एकदम बीचों बीच में जो कोर होता है वहां पहुंच जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इस पेज पे क्या क्या चीजें हैं। तो ये है हमारा अर्थ, ये है हमारी अर्थ। अर्थ काफी बेहूदी हो गई है, दोबारा बनाते हैं। ठीक है, अब बनाते हैं। ठीक है, ये है हमारी अर्थ। तो इन्होंने बताया कि अर्थ जो होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, बीच में होता है कोर, फिर होता है मेंटल, और ये बाहरी जो हमने बताया क्रस्ट है। तो ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, और ये हमारा हो गया कोर। अब इन्होंने बताया कि क्या कहते हैं ये कुछ चीजों से मिलकर बने होते हैं, कुछ मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, उसके बेसिस पे इनके अलग अलग नाम होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रस्ट की। ठीक, और तो और सबकी मोटाई भी अलग अलग होती है, और इस हिसाब से सबके प्रोपोर्शन भी अलग अलग होते हैं। सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन होता है मेंटल का, और सबसे कम प्रोपोर्शन होता है कोर का, सॉरी क्रस्ट का। ठीक, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया, हाँ, तो सबसे पहले बात की इन्होंने क्रस्ट की। ठीक है, अब जो हमारी पृथ्वी हमारी धरती है वो 2 तरीके की आपको मिलेगी, मतलब जो ऊपरी लेयर होती है। एक लेयर तो आपको मिलेगी, एक सेकंड में पेन का कौन सा कलर करूँ, ये कर लेती हूँ, दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये जो क्रस्ट होता है, जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है, ये कुछ इसका कुछ पार्ट होता है कॉन्टिनेंट्स पे। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे मैप, तो मैप में कुछ जगह कॉन्टिनेंट है, कुछ जगह वाटर है, तो ये हो गया कॉन्टिनेंट वाला पार्ट। ठीक है, और ऐसे ही हो गया ये ओशियंस वाला पार्ट। ठीक है, ओशनिक क्रस्ट और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो इन्होंने बताया कि जो क्रस्ट होती है वो कॉन्टिनेंट से मोटी होती है और ओशियंस पे पतली होती है। कॉन्टिनेंट्स पे ये होती है 35 किलोमीटर मोटी, और ओशियंस पे होती है ये 5 किलोमीटर मोटी। ठीक है, और वैसे ये थिनेस्ट लेयर है, तीनों लेयर जो होती है क्रस्ट मेंटल कोर, उसमें थिनेस्ट होती है हमारी क्रस्ट। और ये कॉन्टिनेंट पे 35 किलोमीटर है और ओशियन पे 5 किलोमीटर है। और ये मेजर जो कॉन्टिनेंट्स पे होती है ये क्या कहते हैं सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। और जब ये ओशियन प्लेट पे जाती है तो ये क्या कहते हैं सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको यहाँ पे हम सीमा कहते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे बहुत लोग होंगे वो कंफ्यूज हो जाते होंगे कि लगता होगा कि क्रस्ट जो है उसको सियाल कहते हैं, मेंटल को सीमा कहते हैं, और इसको कोर को नीफे कहते हैं। ऐसा नहीं होता है, मेंटल का कोई भी अदर नाम नहीं दिया गया है। क्रस्ट के ही 2 अलग अलग नाम होते हैं। जब वो ओशियन कॉन्टिनेंट पे होती है 35 किलोमीटर मोटी होती है तो उसे हम सियाल कहते हैं, और जब वो ओशियन प्लेट्स पे जाती है तो 5 किलोमीटर की मोटी बचती है और उसे हम सीमा कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं मेंटल की, जो कि बीच में होता है। मेंटल जो होता है वो 2900 किलोमीटर मोटा होता है। ठीक, ये यहाँ पे 35 और 5 था, ये 2900 किलोमीटर मोटा हो जाता है। फिर बात करते हैं क्रस्ट की, तो ये 3500 किलोमीटर मोटा होता है, यानी सबसे ज्यादा मोटाई के बाद सॉरी, अगर आप थिन और थिक की बात करेंगे, थिक, ठीक है, थिन थिक की बात करते हैं, तो ये ऐसे रहेगा, कोर, मेंटल, फिर आएगा क्रस्ट। ठीक, ये हो गया हमारा अगर हम थिकनेस की बात करें। अब वहीं पे अगर आप बात करते हैं कि प्रोपोर्शन किसका सबसे ज्यादा, जो हमारा अर्थ है एक बॉल है, जैसे बॉल किसी मटेरियल से मिलकर बनी होती है, तो हमारी अर्थ भी जिस मटेरियल से मिलकर बनी है 3 पार्ट से, तो उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, तो ये रहा उसका परसेंटेज, कि सबसे ज्यादा परसेंटेज में रहेगा हमारा मेंटल 84%, फिर कोर रहेगा 15%, और जो क्रस्ट है वो सबसे पतला और सबसे कम रहेगा 1%। और फिर बताया गया रेडियस ऑफ अर्थ है 6371 किलोमीटर।
फिर हम बात कर रहे थे किसकी, कोर की। कोर जो है वो 3500 किलोमीटर मोटा है और यहाँ पे बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर रहता है, जो कोर का एकदम इनर मोस्ट पार्ट रहेगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर यहीं पे रहता है। और क्या कहते हैं, ये निकल और फेरस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, निकल एंड फेरस, फेरस यानी लोहा, इसलिए इसको हम नीफे कहते हैं। अब आगे मूव करते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स पे। सो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं हम लोग रॉक्स एंड मिनरल्स की। प्लीज़ अगर कोई आपको अननेसेसरी आवाज़ आए बाहर से तो प्लीज़ थोड़ा सा उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि घर में रहते हैं ना, तो कितना भी किसी से मैं कहूँ कि आवाज़ मत करो, पर क्या ही कर सकते हैं, लोग आवाज़ करते ही करते हैं, ठीक। सो बात करते हैं, पहले इन्होंने बताया कि रॉक क्या होते हैं, देन लास्ट में बताएंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो पहले इन्होंने रॉक रॉक के बारे में बताया, ठीक है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर, सेकेंड, ये एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेड अप ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। यानी जो अर्थ क्रस्ट से बना होता है कोई भी एक नेचुरल मास, उसको हम रॉक कहते हैं, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि रॉक 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि इग्नियस रॉक होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक होती है और मेटामॉर्फिक रॉक होती है। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो इग्नियस रॉक होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि जब मैग्मा निकलता है अर्थ से तो सबसे पहले इग्नियस रॉक ही बनती है। जब मैग्मा बाहर निकलता है अर्थ से और वो कूल डाउन होता है तो उससे क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स या इग्नियस रॉक्स बनती हैं। अब इन्होंने बताया कि इग्नियस रॉक के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है इंट्रूसिव, एक होता है एक्सट्रूसिव, ठीक है। तो इसको हम लोग बुक से ना पढ़ के मैं समझाती हूँ कि ये होता क्या है, ठीक है। पेज कहीं खाली दिख रहा हो थोड़ा सा, हाँ। ये मान लीजिए हमारी क्या कहते हैं, अर्थ का हमारा मेंटल होता है, ठीक है। यहाँ पे मेंटल में मैग्मा भरा रहता है और आपको पता होगा कि जब वोल्केनो फटता है तो ऐसे मेंटल से मैग्मा निकलता रहता है, ठीक, लावा जिसे कहते हैं हिंदी में। तो लावा निकलता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो लावा होता है ये एकदम अर्थ के क्रस्ट से बाहर ना आके क्रस्ट के अंदर में ही कहीं रह जाता है और वहीं पे ठंडा हो जाता है, ठंडा होके रॉक बन जाता है। तो ये अंदर ही ठंडा होके रॉक बन गया, इसीलिए इसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। और जब ये क्रस्ट से बाहर निकल के कहीं बाहर आके किसी जगह पे गिर के और फिर ठंडा होके फिर रॉक बनता है तो उसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी। अब इसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि जो बेसॉल्ट है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, ठीक है। बेसॉल्ट बताया गया कि डेक्कन प्लेट्यू जो है वो इसी बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। और ग्रेनाइट का एग्जांपल इन्होंने दिया कि ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, ओके, ग्रेनाइट। सो आई होप आप लोग को इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव और इग्नियस रॉक समझ में आया होगा। अब जैसे बताया कि रॉक के 3 टाइप्स होते हैं। तो जैसे ये मैग्मा निकला, ठीक है, ये ठंडा हो गया, ठंडा हुआ तो इसने इग्नियस रॉक बनाई। अब कुछ समय के बाद ये ऊपर से गिरेगा, इस पे कुछ प्रेशर लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है, तो ये फिर धीरे धीरे करके छोटे 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 टुकड़ों में टूटेगा, ठीक है। इनको हम कहेंगे सेडिमेंट्स, ठीक है। फिर यही सेडिमेंट्स धीरे धीरे करके एक जैसे से डिपॉजिट होते जाएंगे, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, इसी को हम कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्नियस से फिर सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स क्या कहते हैं कि आगे चल के फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं, वो भी हम आगे देखते हैं, ठीक। फिर उन्होंने बताया कि ये जैसे मैं बताया कि जो इग्नियस रॉक होती हैं धीरे धीरे टूटती हैं, टूट टूट के सेडिमेंट्स बनती हैं, फिर धीरे धीरे लेयर बाय लेयर रखते रखते ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। और इससे आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिनसे हमें तेल वगैरह मिलता है या जो भी चीज़ें मिलती हैं, वो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स में होती है। और ये क्वेश्चन 4 से 5 बार बीपीएससी में आ चुका है। आप बीपीएससी का पीवाईक्यू करेंगे, वहां भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि फॉसिल फ्यूल्स किस टाइप की रॉक में पाए जाते हैं, ठीक। और इसका एग्जांपल इन्होंने दिया है, इसका एग्जांपल हो गया सैंडस्टोन, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल सैंडस्टोन, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो ग्रेट ज्यादा हीट और प्रेशर में क्या कहते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो लास्ट वाला टाइप था उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। और इसका एग्जांपल दिया कि जैसे क्ले होती है वो स्लेट में चेंज होती है, लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन वो मार्बल, क्ले जो होती है ये इग्नियस रॉक होती है, स्लेट में चेंज हो जाती है, और लाइमस्टोन होता है सेडिमेंट्री रॉक होती है, ये मार्बल में चेंज होकर मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। आई होप आप लोग को इस पेज पे सारी चीजें समझ में आई होंगी। पहले पहले वाले पेज से बात करते हैं हम लोग कि अर्थ जो होती है उसके इन्होंने 3 क्या कहते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, एक सेकेंड। इसमें ये क्या चीज है, सॉरी, ये ऐसे बाद में इसको मैं सीखूंगी, ठीक।
तो सबसे पहले बात की इन्होंने कि अर्थ जो होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है। सबसे पतली जो होती है वो क्रस्ट होती है। और क्रस्ट भी दो टाइप की होती है, एक क्रस्ट होती है कॉन्टिनेंट्स पे, एक होती है ओशियंस पे। जो कॉन्टिनेंट्स पे होती है वो थोड़ी मोटी होती है, 35 किलोमीटर की होती है, और जो ओशियंस पे होती है वो 5 किलोमीटर की ही होती है। ठीक है। और जो कॉन्टिनेंट वाली क्रस्ट होती है वो सियाल सियाल की बनी होती है, और जो ओशियन पे होती है वो सीमा से बनी होती है। फिर उन्होंने बताया, फिर आता है मेंटल। मेंटल 2900 किलोमीटर होता है, और ये 84% ऑफ अर्थ कवर करता है, मतलब जो अर्थ का मास होता है उसका 84% होता है। फिर बताया इन्होंने कोर होता है, कोर में सबसे ज्यादा हीट और प्रेशर रहता है, और वो निकल और फेरस से मिलकर बना रहता है, इसलिए उसे हम नीफे भी कहते हैं। ठीक। उसके बाद इन्होंने बताया कि रॉक्स और मिनरल्स क्या होते हैं। तो क्रस्ट का कोई भी हार्ड पार्ट जो होता है उसे हम रॉक कहते हैं। ठीक है। रॉक 3 प्रकार की होती हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। जब तुरंत लावा बाहर निकलता है और कहीं जाके डिपॉजिट हो जाता है गरम गरम, तो उसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं। फिर इग्नियस रॉक टाइम के साथ छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूटता है, उसे सेडिमेंट्स में टूटेगा। फिर वही सेडिमेंट्स धीरे धीरे डिपॉजिट होते चले जाएंगे, इनके बीच में ही फॉसिल फ्यूल्स भी कभी कभी रह जाते हैं, इसको हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। और जब बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से पड़ता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं। आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं। फिर इन्होंने कुछ बताया कि देखिए रेड फोर्ट जो है वो रेड सैंडस्टोन से बना है, और ताजमहल है व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। कुछ भी इसमें जानने लायक नहीं है। ये रॉक साइकिल आप लोग थोड़ा जानिएगा कि देखिए जैसे मैंने बताया, हाँ, रॉक साइकिल कि मैग्मा निकला, ठीक है, थोड़ा सा ठंडा हुआ, वो बन गया, क्या कहते हैं, एक सेकेंड, वो बन गया इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक सेडिमेंट्स में टूट के सेडिमेंट्री रॉक बना। फिर कोई भी जो भी तीनों रॉक होती हैं वो कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा हीट पड़ेगा तो वो तीनों ही मैग्मा में कन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक। लेकिन मैग्मा सिर्फ इग्नियस रॉक में कन्वर्ट होगा, वो किसी अदर रॉक में पहले कन्वर्ट नहीं होगा। मैग्मा जो होता है वो डायरेक्ट इग्नियस बनेगा, लेकिन जो तीनों ही रॉक्स होती हैं वो मैग्मा में जाके टूट सकती हैं। फिर बताया कि सेडिमेंट्री रॉक जो होती है और इग्नियस दोनों ही सेडिमेंट्स में भी टूट सकती हैं, और सॉरी सेडिमेंट्स में तीनों ही रॉक टूट सकती हैं। तीनों ही रॉक जो होती हैं, कैसे बताऊं, रॉक रॉक ज्यादा ही रॉक रॉक हो गया है। आप जैसे समझ सकते होंगे यहाँ से देख के कि जो तीनों ही प्रकार की चट्टानें होती हैं, चलिए हिंदी में बोलते हैं, जो तीनों ही प्रकार की चट्टानें होती हैं वो मैग्मा भी बन सकती हैं डायरेक्ट, उनको अपना फेज चेंज करने की जरूरत नहीं, और तीनों ही डायरेक्ट सेडिमेंट्स भी बन सकती हैं। दोनों ही फॉर्म में डायरेक्ट अपना जा सकती है, उनको ये जरूरत नहीं है कि इससे इसमें जाए, इससे इसमें जाए। ठीक। पर जो मैग्मा होगा वो सिर्फ और सिर्फ इग्नियस बनेगा, और जो सेडिमेंट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट होंगे। ओके। आगे मूव करते हैं हम लोग। आई थिंक ये चैप्टर यहीं पे सेकंड चैप्टर खत्म हो गया, और फिर लास्ट में इन्होंने मिनरल्स की क्या कहते हैं डेफिनेशन दी है कि ये नेचुरल अकरिंग होते हैं, इनका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, और कुछ फ्यूल्स की तरह यूज किए जाते हैं। ठीक है। इनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, बस ज्यादा मिनरल के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ये इनके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हुए, आयरन है, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम। ठीक है। बस अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जैसे मैंने बताया, इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि फॉसिल फ्यूल्स किस में होती है, थिनेस्ट लेयर कौन सी होती है, क्रस्ट, और बाकी चीजें तो हम लोग को मॉल्टन मैग्मा से इग्नियस बनती है। ये सारे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा एनसीईआरटी के। अब हम आते हैं चैप्टर थर्ड पे। चैप्टर थर्ड होता है अवर चेंजिंग अर्थ। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारा अर्थ है वो कुछ लिथोस्फेरिक, यानी लिथोस्फेयर मैंने बताया जो लैंड वाला पार्ट होता है, लिथोस मतलब लैंड और स्फेयर मतलब डोमेन। ठीक। तो जो लिथोस्फेयर होता है हमारा, यानी अर्थ का जो लैंड वाला पार्ट होता है, वो कुछ लिथोस्फेरिक प्लेट से बना होता है, अलग अलग प्लेट। जैसे आपने सुना ही होगा कि हम लोग इंडो यूरेशियन प्लेट होती है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे हमारा इंडिया है, ऐसे करके ढेर सारी प्लेट से हमारा अर्थ बना हुआ है। और ये जो अर्थ होती है इनके बीच में मैग्मा भरा होता है। ठीक है। मैग्मा भरा होता है मेंटल में, जैसे मैंने बताया कि मेंटल जो पार्ट होता है वहां पे मैग्मा होता है, और ये सारी जो प्लेट्स होती है उसी मैग्मा पे ऑल द टाइम सर्कुलर मैनर में घूमती रहती। और आपने सुना ही होगा कि जब अर्थक्वेक आता है तो आपने बहुत बात सुनी होगी कि प्लेट्स जो होती हैं आपस में टकराती हैं, इसलिए अर्थक्वेक होता है।
तो ये सर्कुलर मैनर में ऐसे 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 घूमती रहती हैं। तो आपके पास ये अभी एक टब में पानी भर लीजिए, उसको क्या कहते हैं, मैग्मा समझ लीजिए, और उसमें 3-4 प्लेट डाल दीजिए और उनको सर्कुलर मोशन में घुमाते रहिए घुमाते, तो कभी ना कभी वो तो टकराएंगी ही ना। तो जब वो टकरा जाती हैं तो वहीं पे अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। ठीक, ये हो गई हमारी बात। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्लोली होती हैं, मतलब बहुत स्लो इनके मूवमेंट्स होते हैं। बताया कि जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। और आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने एक थ्योरी सुनी होगी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का नाम, जिन्होंने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ी होगी उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का नाम सुना होगा, कि जो प्लेट्स होती हैं वो आपस में टाइम टू टाइम टकराती रहती, इसीलिए हमारा आज अर्थ ऐसा है। अर्थ आज के मतलब मिलियन से बिलियंस ईयर पहले हमारी अर्थ ऐसी नहीं हुआ करती थी, उसमें कुछ अलग स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, बट टाइम टू टाइम क्या कहते हैं, प्लेट्स वहीं टकराती गई और नए नए लैंड फॉर्म्स बनते चले गए। ठीक, अब इन्होंने बताया कि अर्थ के जो मूवमेंट्स होते हैं उसको इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक, पहला होता है एंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है, और दूसरा इन्होंने रखा है एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक आप नाम से ही जान गए होंगे कि जो विदिन अर्थ जो चीजें हो रही हैं, और दूसरी हो गई एक्सोजेनिक, जो बाहर हो रही होती है। ठीक, तो एक्सोजेनिक में इन्होंने बताया इरोजनल एंड डिपोजिशन। ठीक है, 2 चीजें। इरोजन का मतलब हो गया कि क्रस्ट जो होता है, ऊपरी लेयर जो होती है अर्थ की मिट्टी वाली, उसका किसी मतलब फैक्टर की वजह से उड़ जाना या बह जाना। और डिपोजिशन होता है, आप जानते हो कोई चीज उड़ी है बही है तो कहीं जाकर वो सेटल डाउन भी होगी, तो वही जाके कहीं पे डिपोजिट हो गई यानी रुक गई। इसको कौन कौन करते हैं, रिवर करती हैं, विंड करती हैं, सी वेव्स करती हैं एंड ग्लेशियर्स करते हैं। ठीक, एंडोजेनिक में बताया इन्होंने कि सडन फोर्सेस जो होती हैं, अर्थक्वेक होता है, वॉल्केनो होता है, लैंडस्लाइड होता है, यानी जो अचानक से चीजें होती हैं वो ये 3 चीजें होती हैं। ठीक, और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस यानी जो धीरे 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 मध्यम मध्यम हो रही होती है, वो माउंटेन्स बिल्डिंग। आपने सुना होगा कि हिमालय जो आज है हमारे इंडिया के, पहले पहले ये हिमालय नहीं हुआ करता, यहाँ पे टेथिस सी हुआ करता था। जो लोग कहीं पढ़े होंगे उन्होंने ये चीज जरूर सुनी होगी, टेथिस सागर हुआ करता था। फिर धीरे धीरे यूरेशियन और इंडियन प्लेट आपस में टकराती गई और ये धीरे धीरे करके आज हिमालय पर्वत ऐसा बन गया है। तो उसी को डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस कहते हैं। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक, सॉरी। फिर अब इन्होंने सबसे पहले एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में बताया कि वॉल्केनो क्या होता है, ये मैग्मा भरा हुआ है मेंटल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्मा बहुत ज्यादा गर्म हुआ और धीरे से कर ये क्रस्ट से होकर बाहर निकल गया। ठीक, तो जो इसका मुंह होता है वॉल्केनो का, उसको हम क्रेटर कहते हैं, और ये जो जिस मतलब क्या कहते हैं पाइप्स जैसी जो एक क्या कहते हैं स्ट्रक्चर बनेगा जिससे वो बाहर निकल कर जाएगा, उसे हम वेंट कहते हैं। तो ये वाला आपको एक टर्म याद रखना चाहिए कि क्रेटर क्या होता है और दूसरा जो मैग्मा होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है। तो मैग्मा हमारा अर्थ का जो मेंटल वाला पार्ट होता है वहां पे स्टोर होता है। आगे चलते हैं। फिर उन्होंने बताया कि अर्थक्वेक्स क्या होते हैं। ठीक, तो आपने जैसे मैंने बताया कि जो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, ये एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, तो ये आपस में इनकी बाउंड्रीज क्या होती हैं, वो टकराती रहती हैं। ठीक, टकराती रहती, मूवमेंट करती है, तो इस वजह से टकराने की वजह से हम लोग को ना ऊपर एक वाइब्रेशन महसूस होता है और उसी वाइब्रेशन को हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि क्रस्ट पे जहां से मूवमेंट स्टार्ट होता है, नीचे जहाँ पे क्रस्ट के जैसे मान लीजिए क्रस्ट है हमारी, ठीक है, क्योंकि प्लेट्स तो क्रस्ट पे होती हैं, वॉल्केनो हमारा मेंटल में होगा पर अर्थक्वेक हमारा क्रस्ट पे होगा। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा एक चीज। तो जहाँ पे क्रस्ट में जहाँ पे नीचे की तरफ से स्टार्ट होता है क्या कहते हैं अर्थक्वेक, उसको हम फोकस कहते हैं। और फोकस का एकदम ऊपर वाला पॉइंट जो हमारी अर्थ पे हमें जमीन पे देखने को मिलता है, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। ये चीज 2 टर्म्स आपको याद रखने, फोकस एंड एपिसेंटर। फोकस रहेगा क्रस्ट पे यानी इनसाइड द क्रस्ट, और एपिसेंटर रहेगा एकदम आउटर, जो हम जिस अर्थ पे हम लोग चल रहे हैं, जिस जमीन पे, उसको हम एपिसेंटर वहां पे रहेगा। फिर उन्होंने बताया अर्थक्वेक वेव्स होती हैं 3 टाइप की। सबसे पहली होती है पी वेव्स जो लॉन्गिट्यूडनल चलती हैं, ठीक है। एस वेव्स होती हैं जो ट्रांसवर्सल ऐसे ऐसे करके चलती हैं, ठीक है। और एल वेव्स होती एल फॉर लेटी लेटी, ये सरफेस वेव्स होती हैं, ठीक। तो 3 तरीके की हमारी अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, इनको आप याद रखिएगा। सो इस बेस से आपको 2 चीजें याद रखनी है कि वॉल्केनो जो होता है वो मेंटल में होता है, मैग्मा स्टोरेज होता है और वो गर्म होता है, बाहर निकलता है। क्रेटर जो उसका मुंह होता है उसको हम क्रेटर कहते हैं। फिर बताया इन्होंने कि अर्थक्वेक जो होती है वो प्लेट्स के टकराने से होती है, और जो क्रस्ट के अंदर जो उसका मतलब मेजर पॉइंट होता है, मतलब कह सकते हैं कैसे, कौन सा पॉइंट कहूंगी,
जहाँ से मतलब ओरिजिन होता है उसको हम फोकस कहते हैं, और जस्ट उसके ऊपर जो जमीन जिसपे हम चल रहे होते हैं जहाँ पे उसका सेंटर होता है उसे हम एपी सेंटर कहते हैं। और अर्थक्वेक वेव्स 3 टाइप की होती हैं। आगे मूव करते हैं। ठीक, ये मैंने कुछ अपने आप से लिखा था, ऑल्दो ये बुक में नहीं दिया गया होता कि रिक्टर स्केल पे कि कौन क्या मतलब कितनी इंटेंसिटी होती है, तो क्या क्या हमें चीजें महसूस होती हैं अर्थक्वेक से, इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा। और कुछ नेचुरल इन्होंने बताया कि सिम्टम्स होते हैं कि जो फिश होती हैं वो परेशान होती हैं, स्नेक्स जो होते हैं वो सरफेस पे आते हैं, ऐसा कहा जाता है हम लोग के गांव घर में भी कि जो जानवर होते हैं वो हमसे ज्यादा अच्छे से जो नेचुरल चीजें होने वाली होती हैं, आपदाएं आने वाली होती हैं, उनको पहले महसूस कर लेते हैं और वो इस अकॉर्डिंग अपना रिएक्शन देते हैं। तो हमें उसको ध्यान से देखना चाहिए। ऑल्दो अब आज के समय में आप देखेंगे तो सांप वाप दिखते ही कहाँ है, आप गाँव में भी चले जाओगे तो सांप ने मतलब मैं जब छोटी थी ना, तो जब बारिश वारिश, तो मैं अपना मामा के घर रहती थी, छोटी थी तब, तो मामा का घर गांव में तो नहीं है, बट गांव के मतलब घर से थोड़ी दूर पे खेत वेत है। तो बारिश वारिश होती थी तो खेत से ना सांप आ जाते थे घर तक। तो छोटे छोटे सांप जो होते थे ना वो ऐसे पैर के बगल से होके निकल जाते थे। ठीक है, काटते नहीं थे, बरसाती सांप होते थे। तो अब वहां आप जाओगे ना तो एक भी सांप आपको इधर उधर कहीं तो दिखेगा ही नहीं। मतलब घर तक आने की तो दूर बात है, वैसे ही खेत की तरफ भी जाओगे तो भी सांप नहीं दिखते हैं। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो एक चीज और भी आपको याद रखनी कि जब हम क्या कहते हैं अर्थक्वेक का इंटेंसिटी देख सॉरी जब हम अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड देखते हैं तो उसे हम रिक्टर स्केल पे नापते हैं। ठीक, लेकिन जब अर्थक्वेक की इंटेंसिटी देखते हैं तो उसे हम मर्सिली स्केल पे नापते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसको अपना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग काफी टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैग्नीट्यूड को तो हम रिक्टर स्केल से नापते हैं पर इंटेंसिटी को हम मर्सिली स्केल से नापते हैं। और फिर प्रिपेयर्डनेस के बारे में बताया कि सिर्फ स्पॉट पे जाइए, दूर रहिए और वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं मेजर लैंडफॉर्म की जो एक्सोजेनिक फोर्सेस से बनते हैं। ठीक है, तो सबसे मैंने बताया वेदरिंग और इरोजन। ठीक है, वेदरिंग वेदरिंग का मतलब होता है अर्थ जो रॉक्स होती हैं, हमारी क्रस्ट होती है, उसका छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाना। वाह, ये तो अच्छा पता चल गया मुझे। ठीक, ये अच्छा है। ठीक, तो अर्थ वेदरिंग का मतलब होता है रॉक्स का छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाना, और इरोजन का मतलब होता है जो क्रस्ट की ऊपरी लेयर होती है उसका किसी लाइक वाटर, विंड या आइस के थ्रू बह जाना। दो चीजें हो गई जिनकी वजह से हमारी जो क्रस्ट है वो टूटती है, बिखरती है, वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक, अब इन्होंने ये दो चीजें बताई हैं कि हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो वेनेजुला का वो है एंजल्स फॉल्स, ये साउथ अमेरिका में है। और विक्टोरिया वाटरफॉल्स बताया इन्होंने, ये लार्जेस्ट होता है, ये जिम्बाब्वे जामीबिया के बॉर्डर पे है अफ्रीका में। ठीक, हाईएस्ट रहेगा एंजल वाटरफॉल जो कि वेनेजुला में, और जो लार्जेस्ट देखिए हाईएस्ट हो गया ऊंचाई में। ठीक, और लार्जेस्ट हो गया ऐसे बड़ा है। ठीक है, लार्जेस्ट का मतलब ऐसे बड़ा और हाईएस्ट का मतलब ऊंचाई। तो जो सबसे ऊंचा है वो एंजल वाटरफॉल्स है वेनेजुला का, और जो सबसे बड़ा है वो विक्टोरिया वाटरफॉल्स है साउथ सॉरी जिम्बाब्वे और जमीबिया में है अफ्रीका में। ये अच्छा मिल गया मुझे। ठीक है, अब बात करते हैं रिवर के क्या क्या काम होते हैं। तो इन्होंने बताया रिवर ऐसे बहती हुई कहीं से आ रही है। ठीक है, धम 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 बहती हुई सारे रॉक्स को काट रही है, पर एक टाइम पे आएगा ना एक ऐसी रॉक आएगी, ठीक है, जो जिसको ये काट नहीं पाएगी तो वहीं से ये नीचे गिरने लगती है। ठीक, ऐसे बह के फिर नीचे गिरने लगेगी। अभी तक यहाँ तक की रॉक्स को इसने काट लिया। ठीक है, तो इससे ऊपर बहती आ गई। अब यहाँ नहीं काट पा रही है तो यहाँ से गिरने लगती है। जब यहाँ से गिरने लगती है तो उससे क्या कहते हैं, एक स्टीप मतलब एक ऐसे स्टीप वैली फॉर्म होती है जिसको हम वाटरफॉल कहते हैं। ये बताया गया है कि हार्ड रॉक्स जो होती हैं उनको ये नहीं काट पाई, और जो सॉफ्ट रॉक होती है उसके नीचे वो कटती चली गई। तो यहाँ मैं दोबारा इसको समझाती हूँ, एक समय मुझे ही नहीं समझ में आया तो आपको क्या समझ में आएगा। जैसे बताया कि ये हार्ड रॉक थी, ठीक है, ये इसको तो नहीं काट पाई। हाँ, तो इसको इससे नीचे गिरना था। ठीक, लेकिन जो इसके नीचे की सारी रॉक्स थी उसको इसने काट दिया। ठीक, सॉरी, फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए,
ये हार्ड रॉक थी, हाँ, ये इसको तो नहीं काट सकती थी, तो इसका मतलब था इसको ऐसे सीधे 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 बहते जाना था, बहते जाना था, बहते जाना था। लेकिन इसके नीचे जो हार्ड रॉक के नीचे वाली रॉक्स थी ये हल्की थी, तो ये जो थोड़ा आगे बढ़ी तो इन रॉक्स को इसने काट दिया पानी में। अब जब ऊपर वाली रॉक को नहीं काट पाई और इसके नीचे बाद की रॉक्स को इसने काट दिया, तो ये यहाँ से एक ढलान बना के गिरने लगता है पानी, और इसी ढलान को हम क्या कहते हैं, वाटरफॉल्स के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे मूव करते हैं। अब बताया कि रिवर्स का क्या काम होता है। ठीक है, अब रिवर्स जो होती हैं, मान लीजिए यहाँ से रिवर निकल रही है, ये कोई क्या कहते हैं, ये कोई ग्लेशियर था, यहाँ से रिवर निकली, या लेक या ग्लेशियर था, वहां से रिवर निकली। तो जब रिवर निकली यहाँ से, फिर जब ये धीरे धीरे प्लेन्स पे आती है, यानी जमीन पे आना शुरू होती है, पहाड़ों पर्वतों से निकल के जमीन पे जब आना शुरू होती है, तो ये ऐसे धीरे 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 करके ये ऐसे सांप की आकृति बना के निकलने लगती है। तो जब ये सांप की आकृति बना के निकलती है, तो इसको हम मिएंडर्स कहते हैं। ठीक है, मिएंडर्स कहते हैं। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ जब ये धीरे धीरे जो सांप वाली पूंछ होती है धीरे धीरे ऐसे कट के अलग होने लगती है, जब ये कट के धीरे धीरे अलग होती है, तो इसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं, ऑक्सबो या गोखुर लेक कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं। आप लोग बताइएगा, बिहार में एक ऑक्सबो लेक है जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक है। आप लोग उसको बताइएगा कि ये इस लेक का क्या नाम है और ये बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, तो ये हो गया, ये धीरे धीरे ये ऑक्सबो लेक का निर्माण करती है। उसके बाद ये ऑक्सबो लेक का निर्माण करती है। फिर ऑक्सबो लेक के आसपास जो चीजें बचती हैं, तटबंध बनते हैं, इनको हम लिवीज कहते हैं। और ये फ्लड प्लेन्स बनते रहते हैं धीरे धीरे, जहां जहां पे नदी जहां जहां से होके बहती रहती है, अपना पहले यहाँ आती होगी, यहाँ पानी अपना गिराती होगी, फिर यहाँ से फिर ऐसे हो जाती होगी, इधर को चली जाती होगी, और इस तरीके से हमारे जो फ्लड प्लेन्स बनते हैं, जहाँ पे उपजाऊ, बहुत ज्यादा जमीन हमारी उपजाऊ हो जाती है। आप लोग जानते होंगे यूपी और बिहार की जो जमीन है वो कितनी ज्यादा उपजाऊ है, उसका रीजन यही है, कितनी नदियां आती हैं, बरसात में इतना पानी लेकर आती हैं एक बार में, और फिर धीरे धीरे वो सिकुड़ के आगे बढ़ जाती हैं, और इस वजह से यहाँ पे अच्छे से फ्लड प्लेन्स बनते हैं, और वहां पे मिनरल्स बहुत ज्यादा रिच हो जाती है, हमारी जो मिट्टी होती है वो हर समय रिन्यू होती रहती है, इसलिए हमारे यहाँ इतनी अच्छी फसल उगती है। सो इसमें आपको दो से तीन चीजें जाननी थी। पहला था मिएंडर्स क्या होते हैं, दूसरी ऑक्सबो लेक कौन बनाता है, अच्छे से याद रखिएगा कि ऑक्सबो लेक होती है ये रिवर्स बनाती है। फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, लिवीज क्या होते हैं, सारी चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गई। लिवीज का मतलब तटबंध होता है, मिएंडर्स का मतलब होता है जब अर्थ जो है वो प्लेन्स, अर्थ कह रही हूँ सॉरी, जब रिवर है वो जब प्लेन्स पे आती है तो वो ऐसे सांप जैसी मुड़ मुड़ के बहने लगती है, और इसी को मिएंडर्स कहते हैं। धीरे धीरे समय के साथ मिएंडर्स कट के अलग हो जाते हैं और वो गोखुर लेक या ऑक्सबो लेक बना लेते हैं। आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आई होंगी। फिर बता रहे हैं कि आपने सुना होगा सहायक नदियां, कि जैसे ये गंगा होती है तो ये ऐसे ऐसे बहती जा रही है, ठीक है, यहाँ उत्तराखंड से निकल के, और फिर ये वेस्ट बंगाल में जाके हुगली नदी के बाद, मतलब हुगली में बाइफर्केट होती है, फिर जाके धीरे धीरे बे ऑफ बंगाल में गिरती। तो आपने सुना होगा कुछ नदियां इधर से, यमुना यहाँ से आई, घाघरा यहाँ से आई, ठीक है, सोन आई, मिली, गंडक मिली, कोसी मिली, ऐसे ढेर ढेर सारी नदियां इसमें आके मिलती रहती, छोटी छोटी नदियां, छोटी छोटी नदियां। यानी जब ये प्लेन में होती है हमारी रिवर, ठीक है, अपने बहाव पे फुल पे होती है, तो ये छोटी छोटी नदियों को अपने अंदर जोड़ती रहती है, तो इनको तो हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। लेकिन जब यही रिवर एकदम अपने मुहाने पे पहुंचती है कि अब इसे समंदर में गिरना है, ठीक, तो ये अपने आप को फिर छोटी छोटी जलधाराओं में विभाजित करने लगती है, ठीक, कि इजिली जो है ये समुद्र में जाके मिल जाए। तो यहाँ पे तो इसको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, जब इसमें आके लोग मिल रही हैं, और जब ये खुद को अलग कर दे रही है सबसे, तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और जब ये ट्रिब्यूटरीज बनाती है, ठीक, तो ये ट्रिब्यूटरीज अपना धीरे धीरे एक दो जगह पे ट्रिब्यूटरीज, जैसे यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी यहाँ से निकल गई, एक सेकंड, हाँ, जैसे एक ट्रिब्यूटरी यहाँ पे निकल गई, ये यहाँ निकली, यहाँ निकली, यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये लोग अपने बीच बीच में ट्रिब्यूटरीज जो होती है छोटी छोटी, ये अपने बीच में थोड़ा थोड़ा गैप बना के अर्थ को छोड़ छोड़ के, मतलब जो लैंड होता है उसको छोड़ छोड़ के बहती हैं। तो ये जो इनके बीच बीच में जो लैंड बचता है इसको हम डेल्टा कहते हैं। इनके सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट होते रहते हैं, जैसे सुंदरबन डेल्टा आपने सुना होगा कि ये ब्रह्मपुत्रा और हुगली नदी के बीच में बना हुआ है। तो ब्रह्मपुत्रा यहाँ से निकली और गंगा यहाँ से निकली, ठीक। अब इनके बीच में कुछ लैंड बच गया है, ठीक, दोनों के बीच में कुछ लैंड बचा, इस लैंड पे इन दोनों ने लाके अपने सेडिमेंट्स, यानी जो इनके बीच में इनके पानी में कंकड़ पत्थर ये सारी चीजें थी, इनको लाके यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया इस लैंड पे।
तो इस लैंड को ही हम डेल्टा का नाम देते हैं। आपने डेल्टा सुना होगा काफी टाइम, आगे जब क्लास 8 के पढ़ेंगे तो उसमें एस्चुरी, डेल्टा और इन सब में क्या डिफ्रेंशिएशन होता है वो सारी चीजें भी देखेंगे। फिर दूसरा बताया हम लोग ने वाटर का देखा, वाटर का देखा, रिवर का देखा। अब हम लोग देखते हैं कि सी वेव्स का क्या काम होता है। ठीक, तो इसको हम एक फिगर के माध्यम से ही सारा देख लेते हैं। ठीक, ये से एक बड़ी सी चट्टान होती है समुद्र किनारे। ठीक, एक बड़ी सी चट्टान है, पेन का कलर चेंज कर ताकि दिखे। एक बड़ी सी चट्टान है समुद्र के किनारे, इससे बार बार पानी आकर जा रहा है, बार बार पानी जाकर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बार बार इस पे चोट कर रहा है पानी आके अपना। ठीक है, तो फिर कुछ टाइम बाद एक ऐसा समय आएगा कि पानी गिरते गिरते यहाँ पे एक छोटा सा होल होने लगेगा, छोटा सा होल होगा, सुराग बनने लगेगा, उसको हम कहेंगे सी केव। ठीक, समुद्रीय गुफा। फिर टाइम टू टाइम जब ज्यादा ही काफी सालों तक इस पे वाटर का फोर्स पड़ता रहेगा तो ये इसको जो रॉक होगा उसको आर पार कर देगा पानी। ठीक है, इसको हम कहेंगे सी आर्क। ठीक है, फिर कुछ समय बाद ऐसा भी समय आएगा कि जब ये पूरी रॉक धीरे धीरे कटते 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 ये पूरा गायब हो जाएगा, ये जस्ट थोड़ा सा बचेगा तो इसको हम कहेंगे स्टैक। ये हो गया कि हमारी जो वेव्स होती हैं, सी वेव्स, वो रॉक्स पे या जो क्रस्ट मटेरियल होता है उस पे कैसे अपना असर डालती हैं। फिर उन्होंने बताया वर्क ऑफ आइस, आइस कैसे डिपोजिशन और इरोजन करता है। एक स्लीक क्लिफ भी इन्होंने बताया। इसका देखिए मैं वो एक पिक्चर लगाना भूल गई कि आपने कभी कोई देखा होगा, बहुत सारी मूवीज वगैरह में देखा होगा कि समंदर किनारे दिखाते हैं एक खूब बड़ी सी चट्टान है। ठीक है, स्पेशली पुरानी मूवीज में देखा होगा कि चट्टान के किनारे गए और उसको वहां से ऊपर से ढकेल दिया, मर गया समुद्र में गिर के। ठीक, कैसे कोई मूवी का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो मैं बताती कि आपको सी क्लिफ होता क्या है। तो समुद्र किनारे कोई वर्टिकल सेडिमेंट जो खड़ा हुआ है, ठीक है, उसी को हम सी क्लिफ कहते हैं। ठीक है, एक चट्टान होती है बड़ी सी, इसी को क्या कहते हैं, सी क्लिफ कहते हैं, जहां से जिससे ऊंचाई भी होती है, जहां पे बहुत सारी मूवीज में आपको मैं कैसे समझाऊं, यहाँ पे कोई खड़ा होता है फिर खूब तेज से समुद्र में यहाँ कूदता है, इसी को हम लोग सी क्लिफ कहते हैं। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी। आगे मूव बढ़ते हैं, वर्क ऑफ आइस। तो ग्लेशियर्स को कहा जाता है रिवर ऑफ आइस, इस बात को बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखिएगा। इन्होंने बताया कि जब ग्लेशियर्स ऊपर से नीचे बढ़ते आते रहते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो ये अपने साथ ये भी इरोजन करते हैं। ठीक, इरोजन करते 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 ये नीचे आते हैं और फिर धीरे धीरे इनकी जो आइस है वो मेल्ट होती है और ये लेक्स बनाते हैं। ठीक, मुंह दर्द करने लगा बोलते बोलते। फिर बता रहे हैं कि जो मटेरियल ग्लेशियर्स अपने साथ लेकर आते हैं, रॉक्स होती है, सैंड होता है, स्लिट होता है, ये एक जगह डिपॉजिट होते हैं और उनको हम ग्लेशियल मोरैंस कहते हैं। तो दो टर्म आपको यहाँ याद रखने हैं, दो पॉइंट्स, कि जो ग्लेशियर्स होते हैं उनको रिवर ऑफ आइस कहते हैं, और जब ग्लेशियर्स ऊपर से आते हैं तो अपने साथ वो ढेर सारे सेडिमेंट्स को लेकर आते हैं। फिर सेडिमेंट्स आए हैं तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट भी होंगे, तो ये जब डिपॉजिट होती है जगह उसको हम ग्लेशियल मोरैंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, वर्क ऑफ विंड बताया है कि विंड का मेनली काम होता है रेगिस्तानों में। ठीक, कि रेगिस्तान में कोई एक रॉक होती है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, बड़ी सी रॉक होती है, बार बार उस पर विंड आता रहता है, इधर से भी आया, इधर से भी आया, इधर से भी आया, धीरे धीरे करते 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 वो रॉक को इतना इरोड कर देता है, इतना ज्यादा इरोड करता है कि रॉक हमारी ऐसे इस शेप में बन जाती है, जिसे हम मशरूम रॉक कहते हैं। ठीक, क्योंकि हवा इतनी ऊपर चलती नहीं, हवा थोड़ा नीचे नीचे ही चलती है और इस तरीके से नीचे का सारा इरोजन हो जाता है और बाद में उसका मुंडी मुंडी बचता है, इसे हम मशरूम रॉक कहते हैं। ठीक, और सैंड ड्यून्स दूसरी चीज होती है, सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स का तो आपने सुना ही होगा, ये फिल्मों में आप देखते होंगे कि कोई रेगिस्तान में फंस गया तो रेगिस्तान में बड़े बड़े से रेत के पहाड़ बने होते हैं, इनको ही हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। ठीक, सॉरी। ठीक, फिर बता रहे हैं कि जहां पे ये सैंड ड्यून्स, एक सेकेंड को इरेज कर दूं, फिर बताया है कि लो हिल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। फिर बताया व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट द विंड कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, और फिर जाके ये क्या कहते हैं, एक जगह जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, उसे हम लाओस कहते हैं। ठीक, बताया गया है जैसे जो
क्या कहते हैं, एक जो सैंड डिपॉजिट है, मान लीजिए ये ऐसे सैंड ड्यून्स बने हुए हैं, ठीक, ढेर सारे। तो कब हमें हवा चलती रहती, और ये जो सैंड ड्यून्स के ऊपर की जो सैंड होती है उसको धीरे धीरे ले जाके हवा एक जगह डिपॉजिट करती रहती है, उसको हम लोग लाओस कहते हैं। और बताया है कि चाइना में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लाओस पाए जाते हैं। और एक चीज़ क्या कहते हैं डेजर्ट में और होती है, क्या कहते हैं उसको यार, याद नहीं आ रहा, जहाँ पे ट्रीज वगैरह पाए जाते हैं, जहाँ पे पानी पाया जाता है, क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा है, जब याद आएगा तो बाद में बताऊंगी, ठीक। सो ये हो गया हमारा चैप्टर 3। इसके 2 क्वेश्चंस, ये मोरैन वाला याद रख लीजिएगा, ऑक्सबो लेक वाला याद रख लीजिएगा, ठीक। सो आई होप क्या कह रही हूँ, मतलब आज के इस वीडियो में हम लोग ना बस इतना ही, यही 3 चैप्टर करते हुए, कि अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। आगे की वीडियोस में जब सेकंड वीडियो आएगा तो उसमें हम चैप्टर 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा इसका पीडीएफ, ठीक। सो बाय बाय। सो ये सारा रहा क्लास 7th की एनसीईआरटी का ये फर्स्ट पार्ट था। और नेक्स्ट पार्ट, मतलब 3 पार्ट्स आने, जैसा कि मैंने भी बताया वीडियो में। और मुझसे कनेक्टेड रहिएगा तब तक के लिए, और देखते रहिएगा। आई होप आप लोग को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आए और आपको बेनिफिट करें। ये मेरी ही बुक है, जैसा कि मैंने बताया वीडियो में, मेरी बुक है, और सेम जो मैं पढ़ती थी अंडरलाइन मैंने कर रखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा। कोई नई चीज़ मिलती थी मैं उसको लिख भी लेती थी। तो इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लास 7 की एनसीईआरटी से जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं अच्छे से पढ़िएगा। नोट्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगी, वहां से डायरेक्ट डाउनलोड करके और मस्त पढ़ाई करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय महाकाल, हर हर महादेव।